फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी कभी हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत जो एथिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एथिक्स के ही कुछ क्वेश्चन और केस स्टडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। तो फोकस यहाँ पे करना है। एक तो बात पूछी गई है वर्तमान संदर्भ में, यानी आपको 50 साल पहले की बात नहीं करना है, वर्तमान की बात करना है। तो वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण, उद्धरण का मतलब है कोटेशंस। तो ये जो नीचे कोटेशंस दिए गए हैं, इनका क्या अभिप्राय है, यानी कि इनका एक तरह से क्या मीनिंग है। और इनका मीनिंग आपको क्या किसके रेफरेंस में बताना है, वर्तमान संदर्भ में, यानी वर्तमान समय में। तो अगर इस क्वेश्चन को सरलीकृत करें तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो कोटेशन है इसका वर्तमान समय में क्या महत्व है या क्या इसका मतलब निकलता है वर्तमान समय में। तो देखिए, पढ़ते हैं अपने कोटेशन को। कोटेशन है किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं, ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अब देखिए, यहाँ से जो हिंदी ट्रांसलेशन है यहाँ तक का कुछ कठिन हो गया है। तो पहली बात तो है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी सही है वो इंग्लिश की मदद ले सकता है, और जिसकी इंग्लिश नहीं भी सही है वो एक अपने कॉमन सेंस से समझ सकता है कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है, जैसे कि पहले ही सेंटेंस में कहा गया है, कि जब आप किसी भी चीज का निर्धारण कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप देखिए डिसीजन इस आधार पे नहीं ले सकते हैं कि वो चीज 100% सही हो। क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी, जैसे कि 90% चीजें अच्छी हैं, और 10% चीजें ऐसी भी होंगी जो अच्छी नहीं होंगी। तो डिसीजन लेने का आधार क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है कि अच्छाई अधिक है या बुराई है। अगर बुराई इसमें अधिक है, मान लीजिए जो आप डिसीजन ले रहे हैं उससे ज्यादा लोगों का नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है डिसीजन गलत होगा। और अगर आपके डिसीजन से अच्छाई होने की ज्यादा संभावना है, भले ही कुछ लोगों का नुकसान हो या कुछ बुराई हो, तो आपका डिसीजन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों का उससे लाभ हो रहा है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे हो, यानी कि हर चीज में कुछ बुराई और कुछ अच्छाई रहती है। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं। अब देखिए, आपका ध्यान यहाँ पर कहाँ लाया जा रहा है, सरकारी नीति के ऊपर, कि जो सरकारी नीति से संबंधित विषय होते हैं। और देखिए, ये कहा है अब्राहम लिंकन ने, तो जाहिर सी बात है सरकारी नीति से संबंधित बात आएगी। तो जो सरकारी नीति से संबंधित विषय होते हैं उसमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, यानी कि इसमें दोनों का योग होता है। दोनों जो है इनसेपरेबल होते हैं, अविच्छेदनीय होते हैं, यानी कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। आप जब सरकार जब कोई डिसीजन लेगी, कोई नीति बनाएगी, तो उसमें अच्छाई के साथ साथ बुराई का भी थोड़ा सा कंटेंट होना अनिवार्य है, यानी कि आप बुराई को एकदम अलग कर ही नहीं सकते। ताकि अब देखिए, इसके बाद ये कहा गया है कि आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप प्रधानता किसको दें, अच्छाई को। यानी कि जब भी आप डिसीजन लेंगे तो आपके सामने कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होंगी, और आपके डिसीजन का आधार क्या होना चाहिए कि उस चीज में, यानी जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें अच्छाई ज्यादा हो और बुराई कम हो। अब देखिए, जब इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। जैसे कि पहले मान लेते हैं कि अभी आपको याद होगा, महाराष्ट्र में मेट्रो की लाइन पड़ना थी, और इसका काफी विरोध हुआ। जो जनता है वहां की, उसने काफी विरोध किया, पर्यावरण को लेके आवाज उठाई गई। तो अब देखिए, इस तरह का एक डिसीजन सरकार को लेना है, यानी कि ये एक पॉलिसी बन रही है मेट्रो को लेकर। तो इसमें डिसीजन का सबसे अच्छा आधार क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, इसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। अच्छाई क्या है कि लॉन्ग टर्म में एक तो जो सुविधा है वो मिलेगी लोगों को, यानी कि आने जाने की सुविधा मिलेगी, जो संचार के साधन है वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर हो जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर होने से क्या होगा कि जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक रहती है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ट्रैफिक कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब जो है मेट्रो की मदद से आने जाने लगेंगे। तो ऐसे में जो गाड़ियां रोड पर चलती थी
वो कम हो जाएंगी और ऐसे में पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान क्या है? जो वृक्ष हैं उनको काटना पड़ेगा, जिससे कि निश्चित रूप से वहां की जमीन को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, इन वृक्षों के ऊपर जो जैव विविधता टिकी हुई है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो अब ऐसे में देखिए, जो डिसीजन लिया जाना है उस डिसीजन का आधार क्या होगा? कि ये जो यहाँ पर हमने अच्छाई देखी है वो ज्यादा है, या फिर जो इसकी वजह से बुराई सामने आ रही है वो ज्यादा है, और इसी आधार पे आप अपना डिसीजन लेंगे। इसका देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया या कोई भी बांध बनाया जाता है, तो इसके दो पक्ष होते हैं। एक तो हो गया कि कुछ लोगों को लाभ होगा। लाभ किस तरह से होगा? पहली बात तो है बिजली मिलेगी, उसके साथ ही सिंचाई वगैरह की भी सुविधाएं हो जाएंगी, इसके साथ ही डेवलपमेंट के कार्य तेज होने लगेंगे, तो ये कुछ लाभ होंगे। लेकिन क्या इसके केवल लाभ है? इसकी हानि भी है। देखिए, जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी जमीन डूब जाएगी कृषि वगैरह की, उनकी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, एक जगह से उन्हें दूसरी जगह पे विस्थापित होके जाना पड़ेगा, नई परिस्थितियों में रहना होगा। तो अब देखिए, भले ही आपका तर्क ये हो कि जिन लोगों की हानि हो रही है उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए, एक पक्ष तो होता है जिसे हम लोग इमोशनल या भावुकता का पक्ष कहते हैं। तो ये जो भावुकता का पक्ष होता है, जो भावनात्मक पक्ष होता है, वो तो फिर भी काम करता है। यानी अगर आपको अपने घर को, अपने निवास स्थान को छोड़ के जाना पड़ता है, तो आपके लिए ये एक संकट का विषय तो होता ही है। तो अब भावनात्मक पक्ष तो तब भी रहेगा, लेकिन देखा क्या जाता है कि इसका देखिए लाभ हानि हटा देते हैं, अच्छाई बुराई ही रखते हैं। तो देखा यह जाता है कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसमें अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है। अगर अच्छाई ज्यादा है, यानी ज्यादा कह लीजिए कि समाज का हित होने की संभावना है, ज्यादा हित होगा, तो ये अच्छा डिसीजन होगा। वहीं पे आपने ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से समाज को हित कम हुआ और उसका अहित ज्यादा हुआ, यानी कि उसकी बुराई ज्यादा हुई, तो ये डिसीजन गलत हो गया। अब देखिए, इसको आप कहीं पे भी लागू कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक की भी अगर बात करें तो वहां पे भी यही है। देखिए, एक तरफ समुदाय जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके धार्मिक मामलों में सरकारें हस्तक्षेप करें, यानी कि लोग अपने धार्मिक मामलों को अलग रखना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी आस्था का मामला है। तो जब आप ट्रिपल तलाक जैसे कोई कानून बनाते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, यानी कि इसे आप एक बुराई के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसी में अच्छाई का एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट क्या है, जो कि जुड़ा हुआ है महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण से। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो पक्ष है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह लीजिए कि ज्यादा सबल है। तो ऐसे में जो ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून आया उसे हम कहेंगे कि वो ज्यादा सही है, जबकि उसमें बुराई का एक पक्ष है, लेकिन क्योंकि उसमें अच्छाई का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है, तो हम इस डिसीजन को सही कहेंगे। तो इस तरह से देखिए, कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी इस बात को समझा सकते हैं कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। लेकिन हमारा जो डिसीजन है बस वो इस तरह का होना चाहिए कि हमारी जो प्रधानता है वो सुनिश्चित रहे। हमें प्रधान रूप से किसको वैल्यू किसको ज्यादा देना है या किसके ऊपर फोकस करना है, तो अच्छाई के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, बस इतना हमारे ध्यान में रहना चाहिए। बाकी अच्छाई और बुराई अविच्छेदनीय है, यानी कि ये अलग अलग नहीं हो सकते किसी डिसीजन से। अब देखिए, दूसरा आते हैं हम लोग एक केस स्टडी के ऊपर। तो देखिए, केस स्टडी है कि राकेश जिला स्तर का एक जिम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं। तो पहले ही बता दिया गया है कि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और इनके जो उच्च अधिकारी हैं इन पर काफी भरोसा भी करते हैं। उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए और एक गुण बता दिया गया कि ये ईमानदार भी हैं। तो ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है। तो राकेश को क्या करना है कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य की योजना बनाई गई है, इस योजना में कौन कौन से लोग लाभ पाने के योग्य हैं, यानी कि जब भी कोई योजना होती है तो कुछ नियम बनाए जाते हैं, और उस जैसे कि आयुष्मान योजना ही है, तो कोई भी योजना जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर तय होता है कि किसको इस योजना का लाभ मिलेगा और किसको लाभ नहीं मिलेगा। तो राकेश की यही जिम्मेदारी है कि वो ये चीज बताएं कि जिस जगह पे उनको अपॉइंट किया गया है उस जगह पे किन किन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और किन को लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, इसकी कुछ कसौटियां भी बताई गई हैं कि व्यक्ति जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, किसी आरक्षित समुदाय से हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो,
इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो, यानी कि जब वो इलाज करा के सही हो जाएगा तो इससे उसके जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं तो व्यक्ति जो है लाभार्थी की श्रेणी में आएगा, यानी कि मान लीजिए तीन लोग हैं ए बी सी, और जो ए है वो इन सभी कंडीशन को पूरा करता है तो ए को लाभ मिलेगा, लेकिन जो बी और सी है मान लीजिए इनमें से चलिए मान लेते हैं कि कंडीशन वन को पूरा नहीं करते हैं, ये 60 साल से कम उम्र के हैं, तो इनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसको लाभार्थियों की पहचान करना है। अब देखिए क्या होता है, आगे का केस देखते हैं। एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन पत्र लेकर आया। तो एक वृद्ध दंपति आते हैं जो योजना का लाभ लेने आते हैं, तो वे उसके जिले के एक गांव में जन्म से रहते आए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपकी इमोशंस को जगाया जा रहा है, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना होता है। ये क्या है कि बताया जा रहा है कि वहीं से है जहां से आप हैं, यानी कि आप जिस जिले के हैं उसी जिले के एक गांव से ये लोग संबंधित हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आंत में एक ऐसे बिरले विकार का पता लगा जिससे उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी बड़ी आंत में कोई समस्या है जिसकी वजह से कुछ रुकावटें आई हैं, और उसके पेट में बार बार तेज से दर्द होता है जिसकी वजह से वो कोई काम भी नहीं कर सकता है। अब देखिए वृद्ध दंपति की देख रेख के लिए कोई संतान भी नहीं है, देखिए सारी चीजें इमोशनल है यहाँ पे कि एक तो काम भी नहीं कर पा रहा है, कोई संतान भी नहीं है। एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिससे वे मिले हैं बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है, यानी कि कोई सर्जन है जो कह रहे हैं कि ठीक है हम ऑपरेशन कर देंगे, आपका कोई फीस नहीं लेंगे। फिर भी उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय जैसे दवाइयां, अस्पताल का खर्च आदि जो लगभग 1 लाख रुपए होगा स्वयं ही वहन करना होगा। तो अब ऑपरेशन तो फ्री कर देगा डॉक्टर, फीस नहीं लेगा, लेकिन खर्च तो होगा ही। तो लगभग जो खर्च है वो 1 लाख के आसपास है, दवाइयों का खर्च, ऑपरेशन का खर्च, ये लगभग 1 लाख के आसपास है जो दंपति को, यानी कि ये जो वृद्ध दंपति है, इसको अपनी जेब से खर्च करना होगा। अब दंपति के साथ समस्या क्या है कि ये मानक बी के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियां पूरी करता है। फिर भी राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करना चाहिए? देखिए दंपति की समस्या क्या है कि ये आरक्षित समुदाय से नहीं है। योजना किसके लिए बनाई गई है? आरक्षित समुदाय से, आरक्षित समुदाय के लिए बनाई गई है। और ये जो वृद्ध दंपति है ये आरक्षित समुदाय से संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे में अब राकेश को क्या करना चाहिए? देखिए मैंने कई बार देखा है जो नए स्टूडेंट्स होते हैं खासकर, क्योंकि उनमें एक जोश होता है, समाज की सेवा करने की बात होती है, तो वो अक्सर ऐसी बातें कहते हैं कि ये जो पॉइंट बी है इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि पॉइंट बी होने के बाद भी मैं उनको लाभ दूंगा। तो ये एक गलत बात है। देखिए ऊपर ही कहा गया कि आपके ऊपर उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने आपको पद पे बैठाला है। और अगर आप सरकार के द्वारा बैठाले गए पद पर सरकार के ही नियमों को तोड़ेंगे तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक नहीं है। तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप नियमों को छोड़ करके और उनको लाभ दे दें, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरा मैंने देखा है कि अक्सर लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हम उनका इलाज अपनी सैलरी से करा देंगे। देखिए थोड़ा व्यवहारिक बनिए, आपकी सैलरी कितनी होगी? बहुत ज्यादा है तो 50,000 होगी, कुछ और ज्यादा कम हो सकती है। और इस तरह के आपके पास केवल एक केस नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हैं वहां पर दिन में आपके सामने ऐसे 4 केसेस भी आ सकते हैं। तो आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप इस तरह के मदद कर सके, यानी कि इस तरह से अपनी, कह लीजिए अपने पैसे से लोगों की मदद कर सके, इतनी सैलरी आपके पास नहीं होगी। आपको व्यवहारिक चीजें सोचना है जो हो सकती हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा? जो आपकी भावनात्मक बुद्धि और जो संवेदनशीलता है उसके बीच में एक सामंजस्य लाना होगा। किस तरह से? अब देखिए क्या है, ये जो व्यक्ति है आपके जिले से संबंधित है, यानी आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही क्या है कि बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि कोई इनकी देख रेख करने के लिए भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है। तो आपके सामने निश्चित रूप से एक भावनात्मक पक्ष इसका आएगा कि अरे ये इतना परेशान है, किस तरह से इनकी मदद की जाए। यानी आपकी जो संवेदनशीलता है वो बाहर आएगी और वो आपसे कहेगी कि नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन जो आपकी बुद्धि है वो यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि का आपको प्रयोग करना होगा, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना होगा। देखिए अगर केवल इंटेलिजेंस होगी तो वो तो सीधे सीधे कहेगी कि देखिए ऐसा है कि ये क्योंकि लाभ के योग्य नहीं है तो इनको वापस जाने देते हैं, इनसे हमको क्या लेना देना है। लेकिन अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि संवेदनशीलता के साथ आप सोच रहे हैं,
तो आपको एक तरफ ये क्लियरली मालूम होगा कि मैं नियमों का अनुपालन करना मेरे लिए अनिवार्य है, मैं नियमों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो भावना की शक्ति है, वो आपसे कह रही होगी कि नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए। यानी कि आप नियम का तो पालन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इनकी मदद करने की भी कोशिश करेंगे। तो अब देखिए बात आती है कि ऐसा आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसके मैं सॉल्यूशन बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, जिससे कि आपको इस तरह के टॉपिक में हमेशा उस कहानी से हेल्प मिलेगी। देखिए क्या होता है कि एक बार एक बड़ा सा बंदरगाह होता है, जिसके ऊपर आप जानते हैं कि एक लाइट हाउस होता है। और ये लाइट हाउस किस लिए होते हैं बंदरगाह पे? जिससे कि आते जाते जहाज जो हैं उनको रास्ता दिखाया जा सके, कहीं वो किनारे पे आके टकरा ना जाए। तो एक बार क्या होता है, ये जो लाइट हाउस है इसमें कुछ तेल वगैरह डाला जाता है, यानी ईंधन डाला जाता है, जिससे कि ये जो लाइट है हमेशा रात में जलती रहे। तो जिस व्यक्ति को रात में जिम्मेदारी दी गई होती है इसमें ईंधन डालने की, उस व्यक्ति के पास कुछ इसी तरह से परेशान लोग आते हैं जो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं। तो अगर उनको ये मदद ना की जाए, यानी कि उनको तुरंत अगर कोई ताप की व्यवस्था ना की जाए, यानी कि आग वगैरह की व्यवस्था ना की जाए, तो शायद वो सुबह तक जीवित नहीं रहते। तो ये लाइट हाउस वाला व्यक्ति क्या करता है, इसको दया आ जाती है, और ये जो लाइट हाउस में डालने का ईंधन था ये दे देता है इन लोगों को, जो कि ये कह लीजिए ठिठुरते हुए लोग आए थे ठंड से परेशान। इन लोगों को दे देता है कि जो आप है, आप इसकी आग जला लीजिए और अपने शरीर को कुछ तापमान दीजिए। अब सुबह देखिए जब वो व्यक्ति आता है तो क्या देखता है कि बड़े बड़े जहाज जो हैं बंदरगाह से टकरा गए हैं। क्यों टकरा गए हैं? क्योंकि लाइट हाउस की जो लाइट है उसको जलाया नहीं गया था, क्योंकि जो ईंधन है वो लोगों को दे दिया गया था आग सेकने के लिए। तो निश्चित रूप से देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इमोशन है उसके आधार पे उसने करने की तो सही कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसकी इमोशन काम कर रही थी, इमोशनल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उसने नुकसान कर दिया। तो इस चीज का आप ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखें कि आपकी केवल इमोशन बाहर ना आए, इमोशनल इंटेलिजेंस बाहर आए। अब देखिए आप मदद कैसे कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, बहुत से एनजीओ होंगे आपके यहाँ पे। आप किसी एनजीओ से बात करिए या कई सारे एनजीओ से बात करिए, कोई मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो सकती है तो कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो इस तरह के लोगों की मदद करती हैं। आप वेबसाइट की बात करिए, इसके साथ ही आपके पास एक नवाचार यानी इनोवेशन का टाइम भी है। अगर कोई वेबसाइट आपको ऐसी नहीं मदद करने वाली मिल रही है तो आप अपने जिले में इस तरह की एक वेबसाइट बना सकते हैं, और इस वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों की मदद करें, यानी हेल्प करें। इसमें कुछ पैसा आप भी डाल सकते हैं, 1000 2000 5000 जो भी आपकी कैपेसिटी है। उसके हिसाब से आपने ये जो फंड बनाया है, ऑनलाइन फंड बनाया है, उस ऑनलाइन फंड में कुछ पैसा आप भी दे सकते हैं, कुछ अपने विभाग के लोगों से कह सकते हैं कुछ पैसा दिया जाए। और ये जो ऑनलाइन फंड है इससे क्या होगा, केवल यही केस सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आने वाले आगे जो भी ऐसे केस होंगे उन सभी में हेल्प मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए जैसे ये वृद्ध दंपति है, तो हो सकता है कि अब आपके पास जब इस ऑनलाइन फंड की व्यवस्था हो गई है तो आप कहें कि ठीक है, 40,000 रुपए आप खर्च कर दीजिए और 60,000 रुपए जो ऑनलाइन फंड है उसके माध्यम से खर्च कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यानी कि आपके पास एक नवाचार की व्यवस्था हो गई जो आगे चलते हुए हमेशा के लिए हो जाएगी, यानी कि इसमें हमेशा फंड आता रहेगा। जो जिले के ऐसे लोग हैं जो फंड दे सकते हैं, वो लगातार ऑनलाइन माध्यम से पे करते रहेंगे, और इस तरह के जो लोग हैं जिनको इस लाभ की जरूरत है उनको सहायता मिलती रहेगी। इसके साथ ही आप देखिए कुछ मदद सरकारी अस्पताल वगैरह से भी ले सकते हैं, यानी कि जो सरकारी अस्पताल जन कल्याण के लिए खुले हैं, वहां पर भी आप डॉक्टर्स वगैरह से बात कर सकते हैं कि किस तरह से इनका जो चिकित्सीय खर्च है, यानी कि चिकित्सा के ऊपर जो होने वाला खर्च है, इसको किस तरह से कम किया जाए। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं सरकारी अस्पताल वगैरह से। यानी कि आपने क्या किया, अपना जो नियम है उसका तो पालन किया, लेकिन नियमों का पालन करने के साथ साथ आपने जो अलग विकल्प हैं उनको तलाशा और अलग अलग विकल्पों के माध्यम से देखा कि किस सीमा तक आप इनकी सहायता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा एथिक्स का टॉपिक हो गया।